स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है? पहले अपने स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में अपने कहते हैं कि किसी भी वस्तु या निकाय की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, इट मीन्स उसके पोजीशन के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है, उसको अपने कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल इसके देख सकते हो आप। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि आजकल आप देखते हो चाबी वाले खिलौने आते हैं बच्चों के। जैसे एक खिलौना है, उसमें चाबी भरो आप, उसके बाद छोड़ देते हैं तो वो आगे की तरफ जाता है। इसका मतलब जैसे उसमें आप चाबी भरते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको अपने कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही उसको छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। इट मीन्स वो स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज होगी? गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो यही अपने और एग्जाम्पल डेली रूटीन में देखते हैं। जैसे पानी की टंकी अपने घरों पर रखते हैं या जितनी हाइट पर रखते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। सामान्य फॉर्मूला होता है mgh। इट मीन्स ऊपर लेके जा रहे हैं, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करते हैं अपने, तो ये जितनी ऊंचाई पे ले जाएंगे किया गया कार्य उतना ज़्यादा होगा और उसमें ऊर्जा उतनी ही अधिक स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा उसमें स्टोर होगी। और जैसे पानी नीचे आता है तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने चाबी वाला एग्जाम्पल बताया, उसी तरह आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो घड़ियाँ आती थी, जो आपके दादाजी परदादाजी यूज़ करते थे, उसमें टाइम टू टाइम 24 घंटे के बाद चाबी भरनी पड़ती थी। इसका मतलब जब उसमें चाबी भरी जाती थी तो स्प्रिंग वो कंप्रेस होती और उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती थी। और जैसे आप छोड़ते तो वो धीरे धीरे टिक टिक, मतलब वो गतिज ऊर्जा के रूप में, या यूँ कहो कि वो स्प्रिंग वापस फैलती। तो किसी भी स्प्रिंग को दबाते हैं अपने तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। जैसे ही छोड़ते हैं तो वो वापस रिलीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और भी एग्जांपल जैसे अपने तीर कमान में देखते हैं। कमान को आप पीछे की तरफ खींचते हो तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और जैसे ही उस कमान को छोड़ते हो तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदलती है और तीर आगे की तरफ जाता है। ये तो डेली लाइफ में अपनों ने बताया कि कुछ एग्जांपल जो स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है। साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा कब काम में आती है? किसी न किसी बल के विरुद्ध कार्य अपने करते हैं तब उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि पानी की टंकी को ऊंचाई पे ज़्यादा रखते हैं अपने, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा उसमें संचित हो जाती है। अब अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा से क्या मतलब है। अपने जानते हैं कि दो आवेश अगर समान आवेश की बात करें अपने, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण, उनको पास लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है अपने को। इसी प्रकार अपने कहें कि दो समान आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश है, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण होगा। उनको दूर ले जाने के लिए अपने को बाह्य कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब जो विद्युत बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो यहाँ अपने कहते हैं आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है। सपोज अपने पास कई सारे आवेश हैं, वो प्रारंभ में अनंत पे रखे हुए हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट पे स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। अब उससे अपने 1 बाई 1 एक एक आवेश को लेके आना है किसी भी जगह। सपोज यहाँ लेके आना है, वहाँ से उठा के अपने पहला आवेश लाए। ठीक है, तो इस पर कार्य कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। फिर दूसरा आवेश लेके आए, उस पर किया गया कार्य कितना होगा। तीसरा आवेश लाएंगे, तो जितने भी आवेश हैं उनको लेके आना है किसी एक पर्टिकुलर जगह। तो उस टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल किया गया कार्य होगा, वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और निकाय का मतलब, सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे अपने दो आवेश की बात करते हैं, सपोज ये दो आवेश रखे हुए हैं, तो ये जो बन गया दो आवेश से मिल जो बना है उसको अपने कहेंगे सिस्टम या निकाय। ठीक है ना, दो आवेश से मिलकर बना है। दो से ज़्यादा हो तो ये अपने कह सकते हैं ये एक निकाय है। दो या दो से अधिक कणों या वस्तुओं से मिलकर जो वस्तु बनती है उसको अपने निकाय कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ आवेशों का निकाय का मतलब हुआ कई सारे आवेश एक जगह हैं। ठीक है, और दूसरा अपने को निकालना है इसमें कुल वर्क डन, और वही वर्क डन होगा, कुल किया गया कार्य होगा, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब अपने चलते हैं इसकी, जैसे मैंने बताया आपको, इसकी डेफिनेशन आपको बताई कि इनफाइनाइट से अपने आवेश, सभी आवेशों को एक पर्टिकुलर जगह लेके आना है अपने को, तो टोटल किया गया कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा होगी। डेफिनेशन अगर देखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आवेशों की निकाय की है, तो वो क्या है? बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
बिंदु आवेश होने चाहिए, उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक, स्थितियों का मतलब जहाँ लेके आना है अपने को विद्युत क्षेत्र के अंदर, पहले से नहीं है विद्युत क्षेत्र, लेकिन एक आवेश के कारण होगा, दो के कारण होगा, अनंत दूरी से उनकी स्थितियों तक लाकर आवेशों के उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। तो इसको सीधी भाषा में अगर समझे तो अपने ये कहेंगे कि एक निकाय का निर्माण करना है अपने को आवेश का। तो आवेशों को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। अनंत से जब आवेशों को लाएंगे तो जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा, यानी उसके विरुद्ध अपने को कार्य करना होगा, और यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसको अपने मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है, बहुत इजी पार्ट है ये। पहला अपने लेते हैं आवेशों की निकाय की बात की है, तो निकाय में 2 आवेश भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे n भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लेके चलते हैं कि 2 आवेशों के कारण, सपोज 2 आवेश रखे हुए हैं, 2 कौन से, बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं अपने, 2 आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा या यूँ कहो कि पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। 2 आवेशों को लेके चल रहे हैं अपने। सपोज ये पहला आवेश है। अब इसको देखो, जैसे अपनों ने डेफिनेशन में बताया कि इन आवेशों को कहाँ से लेके आना है, इनफाइनाइट से लेके आना है। तो अपने क्या करते हैं, इनफाइनाइट कोई डिस्टेंस है, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ 0। अब अपने कह रहे हैं कि पहला आवेश सपोज Q1 है और दूसरा आवेश है Q2, क्लियर। इनको अपने को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आना है। ये एक निकाय है। ये निकाय बना कैसे, जब अपने इनफाइनाइट से आवेशों को लेके आ रहे हैं, इस निकाय को बनाना है अपने को, फिर अपने को वर्क डन फाइंड आउट करना है कि इस निकाय को बनाने में कुल किया गया कार्य कितना होगा। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और बीच की दूरी r है। इस निकाय को बनाते हैं अपने, फिर देखते हैं कुल किया गया कार्य कितना होगा, और वही अपनी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अब अपने कह रहे हैं पहले इनफाइनाइट से एक आवेश Q1 को यहाँ लेके आए हैं, अपने अनंत से Q1 आवेश को इस बिंदु पर लेके आए हैं। तो इस प्रोसेस में किया गया कार्य, इट मीन्स Q1 आवेश को लाने में वर्क डन कितना होगा, किया गया कार्य। एक चीज़ और ध्यान रखें, अपनों ने कहीं डेफिनेशन पढ़ी थी विभव की, V = W/Q, ये पढ़ा था अपनों ने। यहाँ से अगर आप देखो तो कार्य क्या होगा, विभव इंटू आवेश, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ऑलरेडी कहीं विभव है और जिस आवेश को लेके आ रहे हो वो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, किया गया कार्य बन जाता है। इस कंसेप्ट का, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है अपने को कार्य निकालने में, बिल्कुल ईजी है। V = W/Q, W = V × Q। V का मतलब ऑलरेडी वहाँ पर विभव है वो, Q जो जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, तो ये वर्क डन है। अब अपने कह रहे हैं Q1 आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, तो किया गया कार्य W1 = यहाँ देखिए पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल पहले कितना है, विभव है ही नहीं। जब इस आवेश को आप लेके आ रहे हो तो अन्य कोई आवेश है ही नहीं, विभव कहाँ होगा, जहाँ आवेश हो, अन्य आवेश है ही नहीं। जब इस आवेश को लेके आ रहे हो, इसका मतलब विभव कितना हुआ, 0 × Q1। इट मीन्स वर्क डन कितना हो गया, W1 = 0। क्लियर है। इसका मतलब इस अकेले आवेश को अनंत से लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी विभव मौजूद नहीं है। अगर होता तो कहानी कुछ और होती। यहाँ विभव ना होने के कारण अपने कह रहे हैं इसको लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अब अपने कह रहे हैं अनंत से यहाँ पर एक दूसरे आवेश को लेके आ रहे हैं Q2, ठीक है, यहाँ पर लेके आना है बिंदु P पर, सपोज इनके बीच की डिस्टेंस है r। अब एक चीज़ देखिए, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, V = KQ। जनरल फॉर्मूला क्या था विभव का, KQ/R। तो यहाँ Q1 के कारण है तो KQ1/R, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस R अपनों लिया तो KQ1/R। ये विभव किसके कारण है, समझना इस चीज़ को। इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है। सपोज ये अभी आवेश नहीं है, ये अज्यूम करो। तो इस P1 के कारण, इस Q1 के कारण P बिंदु पर विभव कितना हुआ, KQ1/R। अब Q2 आवेश को अपने अनंत से यहाँ लाना है, तो किया गया कार्य कितना होगा। अब अपने कहेंगे Q2 आवेश को, जैसे अपने Q1 कहा वैसे ही Q2 आवेश को लाने में किया, अनंत से लाने में किया गया कार्य,
कहाँ से, अनंत से लाने में किया गया कार्य, उसको अपने कह देंगे W2। सेम ऐसे ही जैसे Q1 में कहा वैसे W2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, W = V × Q1। अब V किसके कारण है, इसको 1 अज्यूम कर लेते हैं, पहले आवेश के कारण, यानी Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण क्या होगा, विभव इनटू, ये हो गया W2 = Q1 इनटू जो आवेश आ रहा है वो Q2 है तो Q2, ठीक है, ये इनटू। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो W2 अपने पास आ जाता है, Q1 आवेश के कारण विभव कितना है, KQ1/R इंटू Q2 है तो KQ1Q2/R, और यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। तो दो आवेशों के निकाय के कारण अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, KQ1Q2/R, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जनरल फॉर्मूला है KQ1Q2/R। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव है या दोनों आवेश नेगेटिव है, जिसको लाइक चार्जेज कहते हैं, समान आवेश है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगी, दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होकर वापस पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर दोनों आवेश, ये वाला और ये वाला ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत प्रकृति है, तो ये एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखें। ये तो था दो आवेशों के कारण, दो आवेशों के निकाय के कारण पोटेंशियल एनर्जी अपनों ने फाइंड आउट कर ली। अब अगर यही कहानी अपने 3 के लिए कहते हैं, ठीक है ना, 3 आवेश आ गए अपने पास, 3 आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। 2 की बजाय 3 आवेश है, फिर अपने 4 या n ले लेंगे आगे से आगे। तो यहाँ अपने अज्यूम करते हैं कि 3 आवेश अलग अलग यहाँ पर रखे हुए हैं। सपोज ये Q1 है, इसको अपने ले लेते हैं Q2, इसको Q3। तीनों आवेश को अनंत से यहाँ ला रहे हैं अपने। इनके बीच की डिस्टेंस है R12, इनके बीच की डिस्टेंस है R23, और इनके बीच की डिस्टेंस है R13। ये डिस्टेंस नाम के अकॉर्डिंग 1 2 चार्ज है तो 1 2 मान ली, R12, इसी तरह ये और ये। अब अपने को फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन, ठीक है। 3 निकायों के कारण, 3 आवेशों के निकाय के कारण अपने को फाइंड करना है। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही है, यहाँ देखिए पहला तो वही रहेगा। Q1 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0, क्योंकि सबसे पहले अपने अज्यूम करते हैं कि इस Q1 को लेके आ रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा इसमें, ठीक है। अब Q1 के कारण पोटेंशियल अपने जानते हैं कितना हो गया, Q2 पोटेंशियल अपने जानते हैं V1 है, तो वो हो गया KQ1/R1। तो इस दूसरे चार्ज कौन सा, Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, वो होगा Q1 के आवेश के कारण विभव इंटू Q2, ये आ गया अपने पास। अब आती है इससे आगे की बात, तीसरे आवेश को अगर लेके आए तो किया गया कार्य कितना होगा। इसी प्रकार जैसे अपनों ने Q1 के लिए निकाला, Q2 के लिए निकाला, इसी प्रकार अपने कह रहे हैं कि Q3 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, उसको कह देते हैं W3। फॉर्मूला वही, विभव इंटू Q। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, विभव किसके कारण, इस आवेश को लेके आना है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो विभव किसके कारण होगा, इसके कारण भी होगा प्लस इसके कारण भी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अपने क्या कहेंगे, Q1 के कारण विभव, ठीक है ना, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। इस चीज़ को समझना अच्छे से, भाई विभव किसके कारण होगा, दोनों जो आवेश पहले आ चुके हैं उनके कारण होगा, इनटू आ कौन सा रहा है, Q3 आ रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ किया था अकेला आवेश था, Q2 आया तो पहले कौन सा था मौजूद था, अकेला Q1। अब Q3 आ रहा है तो पहले कौन से मौजूद है, Q1 और Q2। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, W3 = Q1 के कारण विभव। इस बिंदु पर Q1 के कारण, इस पर देखना है अपने को, Q1 के कारण विभव कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है, R13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, KQ1/R13, ठीक है, प्लस Q2 के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, डिस्टेंस अपनों को दे रखी है, KQ2/R23, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो चार्ज अपने पास है। तो W3 = कितना आ गया अपने पास, KQ1
Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये आ गया W3। इट मीन्स वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब अपने को टोटल फाइंड आउट करना है। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों क्या चीज़ है? पहली समीकरण शो करिए इस आवेश को लाने में किया गया कार्य है, दूसरी इस आवेश को लाने में, और तीसरी इस आवेश को लाने में किया गया कार्य है। एक W1 0 है, W2 ये अपने को जो फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए टोटल वर्क डन कितना होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इजिकल टू कितना, और यही क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जो अपने कह रहे हैं। W1 0 था, W2 है अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ देखिए Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस यहाँ अपनों ने कितनी लिया? R12, तो ये अपने 12 कर देंगे। देखिए R12 कहो R21 कहो, बात एक ही है। R12 कहो या 21, बात एक ही है, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस तो सेम ही है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करें K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये आ जाता है अपने पास टोटल वर्क डन। इसमें अपने K कॉमन ले सकते हैं, और ये वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, या इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। K आप कॉमन ले सकते हो। K का मतलब होता है 1/4πε0, उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये आ जाती है अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज 3 चार्जेज, 3 आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 Q2 Q3 अपॉन R23। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि सभी कम्बिनेशन जो बनते हैं आवेशों के, 2 आवेशों के जो सभी कम्बिनेशन बनते हैं, उन सभी कम्बिनेशन को अपने को लेना है। जैसे अपने मैं बात करूं कि इस आवेश के साथ पहले देखो, इस आवेश के साथ इसका कम्बिनेशन, इस आवेश के साथ इसका कम्बिनेशन, ये लेना है अपने को। तो Q1 Q2 ये कहीं आ रहा होगा, देखो Q1 Q2, इसका मतलब ये हो गया। Q1 Q3 ये आ रहा है, डिस्टेंस वो हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कौन सा बचा? इस आवेश के पे बात करें तो इस आवेश के साथ इसका कम्बिनेशन, ये तो पहले ले चुके हैं। आप कहो कि Q21, तो Q21 या Q12 या R21 एक ही डिस्टेंस है, R12 और R21 एक ही डिस्टेंस है, तो ये तो पहले ले चुके हैं अपने। ठीक है ना, ये वाला 12 कहो या 21 कहो, ये अपने ले चुके हैं। इसका इसके साथ देखना है, तो Q2 Q3 अपॉन R23 ये अपनों ने ले लिया। अब तीसरे की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन आ ही चुके हैं। तो ये आता है अपने पास टोटल एनर्जी किसी भी निकाय की या 3 आवेशों से जो निकाय बना है उसके कारण कुल एनर्जी, कुल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आती है। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे मैंने विभव के केस में बताया था आपको कि बिंदु आवेश के कारण विभव अपने जानते हैं कितना होता है, KQ अपॉन R। तो इसमें अगर धनात्मक आवेश है तो पॉजिटिव ले ही रहे हैं अपने, और नेगेटिव चार्ज है कोई, उसके कारण निकालना है तो नेगेटिव साथ लेना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो साइन है, चिन्ह है, वो साथ में लेना है। अगर आप मान लो कि इन दोनों में से एक नेगेटिव होता तो यहाँ क्या आ जाता? नेगेटिव होता। इसका मतलब आपको चिन्ह साथ में लेके चलना है। दोनों अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाते हैं, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो ये आता है अपने पास आवेशों की निकाय की स्थिति जो है वो 3 आवेशों के कारण। अब अपने कह रहे हैं कि अगर n आवेश हो, तो अगर टोटल चार्ज कितने हो तो n आवेश हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने जैसे बताया n आवेश है, सपोज ये तो 3 लिए, तो आपको सभी कम्बिनेशन लेने हैं। जैसे n आवेश है तो पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ, पहले का, ऐसे करते करते n के साथ। फिर दूसरे पे आओ, दूसरे के पहले के साथ तो ले चुके होते हैं, दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, इस तरह से सारे कम्बिनेशन जो बनते हैं वो लेना है अपने को। अब अपने करते हैं n आवेशों के लिए, टोटल n आवेश है उसके लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो कितना हो जाएगा? U इजिकल टू, इसको अपने लिखते हैं समेशन फॉर्म में।
समेसन क्या लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के तो बाहर आ जाएगा, के को आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/4πε0 ये भी लिख सकते हैं इसमें। तो के इज इक्वल टू QIQJ कह देते हैं इसको, RIJ। अब देखिए I और J दोनों डिफरेंट है, तो समेसन अपने को 2 लेने पड़ेंगे यहाँ पे। U इज इक्वल टू के समेसन कौन कौन से, I इज इक्वल टू 1 to n और J इक्वल टू 1 to n, ठीक है। लेकिन I शुड नॉट बी इक्वल टू J। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है कि I की वैल्यू 1 से n तक होगी, ठीक है, और J की वैल्यू है वो भी 1 से n तक होगी, लेकिन I नॉट इक्वल टू J। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज दोनों समान ले लेते हैं तो देखो क्या आता है, Q1 इसको 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लो अपॉन R11, ये तो कहीं है ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, इट इज़ मीनिंगलेस। Q1 इंटू R11 कोई मीनिंग नहीं है, Q1 को Q1 चार्ज से है ही नहीं दूसरा, तो ये मीनिंगलेस है, इसीलिए अपनों ने कहा है I शुड नॉट बी इक्वल टू J। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, जैसे QI QJ अपॉन RIJ है, ठीक है, अगर आप इसको 1 लेते हो, इसको जैसे मैं एग्जांपल दूं Q1, इसको तो I को तो आपने 1 ले लिया और J को क्या ले लिया, 2 ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R12 ये आया। अब इसका अपने करते हैं कि I को तो 2 ले लिया और J को 1 ले लिया, तो क्या आता है Q2 Q1 अपॉन R2 ये आता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो ये 2 टर्म आएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। I की वैल्यू और J की वैल्यू अपने इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले 1 2 ली फिर 2 1 ले लेते हैं, तो ये 2 टर्म आई और ये दोनों टर्म सेम ही है, अलग नहीं है। Q1 Q2 Q1 एक ही बात है, R12 और R21 एक ही बात है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करोगे तो 2 टर्म आएगी, इसका मतलब एक जैसी 2 टर्म आएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन एक ही बार होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये संख्या 2 बार आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो क्या करना होगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है पोटेंशियल एनर्जी में वो एक बार है, तो क्या करेंगे अपने को, ये सब जुड़ रहे हैं तो 2 का भाग देना होगा ताकि वो एक बार ही उसका कंट्रीब्यूशन आए। तो इसमें 1/2 लिख दो या k के बटा में 2 लिख दो, जैसा आप लिखना चाहो ये, ठीक है, या इसको 1/2 बाहर ले लेते हैं तो U इज इक्वल टू आ जाता है 1/2 k समेशन ये आ जाता है अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। n चार्ज अगर कहीं है इनफाइनाइट से लाके अपने एक निकाय बना रहे हैं तो उसमें टोटल एनर्जी इस फॉर्म में निकालते हैं अपने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल आर्टिकल है। अभी अपनों ने देखा था कि अगर 2 आवेश है, 2 आवेशों से बना निकाय है, उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो k Q1 Q2 अपॉन R, अगर डिस्टेंस R12 ले तो R12, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। साइन इसमें साथ लेके चलना है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें अपने कहते हैं कि 2 एग्जाम्पल लें कि अगर 2 समान चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस कहें, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इनको अगर अपने पास लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, देखो विद्युत बल के कारण ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन अपने को पास लेके आना है। पास कब लाया जाएगा, जब इस विद्युत बल के अगेंस्ट अपने को वर्क करना हो, उसके विरुद्ध अपने को कार्य करना हो, या दूसरे शब्दों में कह लो कि बाह्य जो कारक है, एक्सटर्नल जो सोर्स है, बाह्य स्रोत है, उससे कार्य करना पड़ेगा। जब भी बाह्य स्रोत से कार्य करना पड़ता है तो ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा बढ़ती है, इसको याद रखें आप। जब जैसे इनको पास लेके आ रहे हैं तो विद्युत बल है उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, तो इस केस में जो पॉजिटिव जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो बढ़ेगी, ठीक है। अगर इनको दूर लेके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। सिमिलरली अगर दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लें, इनको अगर दूर लेके जाएं, क्योंकि इनकी नेचर क्या है, आकर्षण की है, दूर लेके जाना है तो एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करना पड़ेगा, उस केस में इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। और अगर इनको अपने पास लेके आएँ तो ये ऑटोमेटिकली पास आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब घटेगी और कब बढ़ेगी। स्टूडेंट्स अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग हुआ कि विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर
अपने को फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल किया गया कार्य कितना होगा। इसको इस तरह से समझें कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाई है अपनों ने। समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाते हैं अपने, कि समांतर विद्युत बल रेखा है और उनके बीच का गैप भी समान होना चाहिए, तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल इनिशियली यहाँ पर है, ये -q और ये +q, ठीक है। अब अपने जानते हैं +q चार्ज अगर कहीं रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, अपने जानते हैं F = QE, और -q रखा हुआ है तो उसके विपरीत दिशा में लगेगा बल कितना, QE विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो +q में विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और -q में इसके विपरीत लगेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पर इस दिशा में बल लगेगा कितना, QE, और इसमें इस दिशा में बल लगेगा वो कितना होगा, QE। क्लियर। तो ये स्थिति आती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस द्विध्रुव को उसी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करना है, को अलाइन रखने की कोशिश करता है। जैसे अपने कहें कि ये द्विध्रुव है, सपोज ये -q है, ये +q है, तो ये विद्युत क्षेत्र ये चाहता है कि ये ऐसे रहे हमेशा। क्यों रहे, क्योंकि इस पर बल इस दिशा में लग रहा है और इस पर इस दिशा में लग रहा है। तो अगर ये पोजीशन कहीं है तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र ये चाहेगा कि उसको ऐसे करने की कोशिश करेगा, उसको संरेखित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अपने को इसको किसी एंगल पे लेके जाना है, सपोज ऐसे है और इसको अपने को किसी एंगल पर ऐसे लेके जाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बाह्य जो एक्सटर्नल सोर्स है या बाह्य बल से अपने को कार्य करना पड़ेगा, वर्क अपने को बाहर से करना पड़ेगा, वो वर्क अपने को फाइंड आउट करना है। एक चीज़ अपने पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये वर्क निकालेंगे तो टॉर्क लगेगा इस पर। अगर कहीं भी है, मान लो यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव, तो इस पर विद्युत क्षेत्र टॉर्क लगाता है, बल आघूर्ण लगा रहता है। और टॉर्क का क्या मतलब होता है, वो उसको रोटेशन करवाने का काम करता है, अपने जानते हैं। तो इसमें जो टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण, ये अपने पढ़ चुके हैं पहले कि बल आघूर्ण टो = P/E ये होता है। ये पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण टो = P/E। इसको अगर ओपन करते हैं तो ये आता है PE sin θ। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, इसमें इस स्थिति से इस स्थिति में, यानी पहले ऐसे और इसको θ0 एंगल पे यहाँ लेके आना है अपने को। जैसे एक चीज़ और ध्यान रखिए, P की जो डायरेक्शन है, Q × इनके बीच की डिस्टेंस अगर D माने तो ये है, P = होता है QD। P की डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है ना, ये अपने पहले देख चुके हैं। तो P = QD, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपने कह रहे हैं कि इस स्थिति से किसी एंगल θ0 पे लेके जाना है अपने को। ये एंगल दिखाया अपनों ने θ0, इस पे लेके जाना है, तो वर्क डन कितना होगा वो फाइंड करना है। फिर अलग अलग स्थितियाँ आएगी, तो इसके लिए अपने अज्यूम करते हैं कि शुरू में प्रारंभ में अपने ऐसी स्थिति से किसी एंगल dθ पे इसको लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो वर्क डन कितना होगा। बल अपने कार्य अपने जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन होता है। अगर dx विस्थापन कहीं है तो किया गया कार्य कितना होता है, F × dx। लीनियर मोशन की बात करें तो घूर्णन गति में यही अपने हो जाता है, बल की जगह आ जाता है बल आघूर्ण, ठीक है ना, ये सिमिलर है। बल की जगह आ जाता है बल आघूर्ण, dx इसको कहते हैं अपने विस्थापन, यहाँ आ जाता है कोणीय विस्थापन। तो बल कार्य का फॉर्मूला क्या आ गया, टो × dθ। इसका मतलब क्या हुआ, dθ कोण पर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये फॉर्मूला कहाँ से आया समझ रहे होंगे आप, घुमाने में किया गया कार्य। ये वर्क डन कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो dw, चूँकि dθ एंगल है तो dw कह देंगे अपने, dw = टो × dθ। यहाँ से किसी एंगल dθ, स्मॉल एंगल तक इसको लेके जाने में किया गया कार्य। dw = फॉर्मूला अगर रखें वहाँ पर PE sin θ dθ, ये आ गया PE sin θ dθ। टोटल वर्क डन अपने को निकालना है। अब P की वैल्यू अपने जानते हैं यहाँ पर कितनी होगी, Q × D होती है, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्म में रहने दे, अपने टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन थीटा इक्वल कहाँ से कहाँ तक, थीटा = 0 से थीटा = θ0 तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी पहले ऐसे था और फिर पूरा लेके आते हैं यहाँ तक। तो अपने क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। W = PE
साइन थीटा डी थीटा, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू थीटा 0। थीटा 0 कोई भी एंगल, पर्टिकुलर एंगल हो सकता है। ये थीटा 0 एंगल पे लेके आए तो वर्क डन इतना होगा। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। W इज इक्वल टू, बिल्कुल इजी पार्ट है, अपने को वर्क डन निकालना है, तो पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का अवकलन समाकलन होता है कोस थीटा माइनस कोस थीटा और 0 से थीटा 0। तो W इज इक्वल टू आ गया अपने पास पी ई माइनस कोस थीटा 0 टू थीटा 0, या W इज इक्वल टू माइनस पी ई। अब माइनस को बाहर ले लिया मैंने, अब वैल्यू पुट करो कोस थीटा 0, पहले अपर लिमिट माइनस कोस 0, ठीक है, या W इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 0 माइनस कोस 0 होता है 1, इसको लिखा है अपनों ने 1। ये माइनस है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस, ये तो प्लस बन जाएगा, पी ई 1 माइनस कोस थीटा 0। तो ये आ जाते हैं अपने पास वर्क डन टू रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम एंगल 0 टू थीटा 0। टोटल किया गया कार्य 0 से थीटा 0 एंगल तक इसको घुमाने में W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वर्क डन। ये ध्यान रखें कि इसमें किया गया कार्य कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 0 से थीटा इक्वल टू थीटा 0 तक घुमाने में किया गया कार्य है। अब इसके अलग अलग पोजीशन लेते हैं, इसकी कुछ स्थितियां लेते हैं। पहली कि अगर अपने कहें कि ये तो 0 से थीटा 0 एंगल के लिए है, ठीक है ना, ये क्या बताया था अपनों ने, 0 से थीटा 0 एंगल तक घुमाने में। अपने कह रहे हैं एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य वो कितना होगा। तो यहाँ देखिए वो कहाँ से आएगा, इस टर्म से। यहाँ क्या रखेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 है तो लिमिट क्या आ जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ थीटा 0 की जगह तो आ जाएगा अपने पास थीटा 2, यहाँ आ जाएगा थीटा 1। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो W इज इक्वल टू पी ई, यहाँ आ जाएगा कोस, अब थीटा 1 या 2 देखिए, अपने कह रहे हैं कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जाने, तो थीटा 0 की जगह अपने क्या आ जाएगा, थीटा 2, ये आ जाएगा कोस थीटा 2। अब ये 1 क्यों नहीं आया ये मत सोचना, क्योंकि 1 तो अपनों ने तब आया था जब एंगल ये 0 लिया, लेकिन आप थीटा 1 और थीटा 2 लोगे तो ये रिजल्ट आएगा W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। दूसरा, थीटा 1 इक्वल टू 0 से थीटा 2 इक्वल टू सपोज 90 डिग्री, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेके आना है, तो वर्क डन कितना होगा वो इस फॉर्मूले में रख सकते हो आप, क्योंकि थीटा 1 तो 0 ही था, थीटा 2 यानी इसकी जगह क्या रखोगे आप 90, तो पी ई 1 माइनस कोस 90, W इज इक्वल टू कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, पी ई, ठीक है, कोस 90 का मान 0 होता है। अब तीसरा आता है अपने पास, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 का मतलब इसका उल्टा इस तरफ, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ देखो पी ई 1 माइनस कोस 180, W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कोस 80 होता है -1, इसका मान होता है -1, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, इसका मतलब वर्क डन कितना आ गया 2 इंटू पी इंटू ई। ये वर्क डन आ जाता है कि 0 से 180 तक घुमाने में। इसको कहते हैं अपने, जब 0 डिग्री यहाँ अपने कहते हैं, यहाँ अगर रहेगी तो वो स्थायी साम्यावस्था कहलाएगी, और इस तरफ होगी तो वो अस्थायी साम्यावस्था होगी। तो 3 केसेज में वर्क डन फाइंड किया अपनों ने, कौन कौन सा, जब अपने एक तो जनरल है 0 से थीटा 0 एंगल तक, 0 से थीटा 0 एंगल तक लेके जाएं तो पी ई 1 माइनस कोस थीटा 0 जनरल फॉर्मूला। थीटा 1 से थीटा 2 हो तो वर्क डन ये होगा, 0 से 90 हो तो वर्क डन पी ई, और 0 से 180 हो तो वर्क डन होगा 2 पी ई। तो ये आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। स्टूडेंट्स अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक
ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे अपनों ने इससे पहले किया था कि आवेशों का निकाय था उसको अनंत से लेके आ रहे थे, तो वर्क डन था वही अपने स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता था। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, जो डेफिनेशन है वो भी सेम है कि अनंत से आप किसी द्विध्रुव को लेके आ रहे हो, और कहाँ लेके आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आ रहे हो, द्विध्रुव को अनंत से लेके आना है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी जैसे अपनों ने पहले बताई वही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कि विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, उस कार्य के बराबर होती है, उस वर्क डन के बराबर होगी जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। आवेश वाले केस में अपनों ने बताया था कि ऑलरेडी वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं था। यहाँ पर अपने कह रहे हैं कि ऑलरेडी कोई विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र, ये ई दिखाया है अपनों ने, और इसके अंदर किसी भी द्विध्रुव को, डाइपोल को लेके आना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। फिर अपने देखते हैं टोटल वर्क डन कितना होगा उसको देखेंगे। तो प्रोसेस क्या है वो देखिए, ये एक डाइपोल है, सपोज ये इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से इसके इस तरफ लेके आ रहे हैं। अब एक चीज़ इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस डाइपोल को इस तरह से लेके आना है अपने को कि पी की दिशा और ई की दिशा समान रहे, ठीक है। जैसे आपने कहें कि ये माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, तो पी की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ये दिशा होगी पी की, ये पी मेंशन किया अपनों ने, ये दिशा होगी इसकी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी यही है, ठीक है। तो पी की दिशा और ई की दिशा सेम होनी चाहिए। जो स्थायी संतुलन की बात करते हैं वो यही होती है, इसीलिए ये लेके चलते हैं अपने। अब दूसरी चीज़, इस जब अपने इस द्विध्रुव को, सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, अनंत से लेके आ रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएं, जैसे यहाँ तक लाए, तो ये वाला चार्ज है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा, प्लस क्यू चार्ज की बजाय माइनस क्यू एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये तो यहाँ आ गया, माइनस क्यू क्या हुआ, इससे आगे यहाँ तक चला गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना चला, डी चला है, ठीक है। तो इस माइनस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन है वो निकालना है अपने को। पहले तो माइनस क्यू आवेश, क्योंकि ये अतिरिक्त कार्य है, एक्स्ट्रा वर्क है, माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र कह सकते हो के कारण, एक्चुअल में तो ये विद्युत बल के कारण होता है, क्योंकि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र कनेक्टेड है, इसलिए अपनों ने लिखा है कि ये क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं के कारण किया गया कार्य। सपोज W1 इज इक्वल टू, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल कितना है, माइनस क्यू ई, माइनस इसलिए ले रहे हैं कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये वाला माइनस क्यू चार्ज पर, ठीक है, इंटू विस्थापन कितना है, इसमें विस्थापन है डी, माइनस क्यू ई इंटू डी, और W1 इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ देखिए Q इंटू डी, ये क्या बन जाता है अपने पास, Q इंटू डी, ये बन जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अदिश फॉर्म लिखी है अपनों ने, Q इंटू डी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पी ई, इक्वेशन नंबर 1। Q इंटू डी को अपनों ने लिख दिया P, E ऑलरेडी है माइनस P। ये क्या किया अपनों ने, यहाँ तक देखो कि इस आवेश, इस द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब अपने ये चाह रहे हैं कि ये द्विध्रुव ऐसे ना रहे, थोड़ा सा रोटेट करें, इसके लिए फिर अपने को वर्क करना होगा। अपने ये अज्यूम करते हैं कि ये थीटा एंगल तक इसको रोटेट करें, तो वर्क डन कितना होगा। अभी अपनों ने निकाला था इससे पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा, इससे पहला आर्टिकल, कि 0 से थीटा 0 एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य ये था। अपने थीटा एंगल लेके चल रहे हैं तो ये थीटा ले लेते हैं, ये वर्क डन है, किसमें, इस स्थिति से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य ये है। यहाँ ये मैं कह देता हूँ W2। अब टोटल वर्क कितना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, W1 प्लस W2, तो W कितना आ जाएगा, देखो माइनस पी ई प्लस वो वाली PE1 माइनस कोस थीटा, W इज इक्वल टू माइनस पी ई प्लस PE माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE से प्लस PE कैंसिल, तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कह सकते हैं अपने, वो आगे अपने पास माइनस PE कोस थीटा, इसको अदिश वेक्टर फॉर्म में माइनस P डॉट E ऐसे लिख सकते हो, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट
ई। तो अपने पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आया, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, या इसको आप लिख सकते हो पी ई कोस थीटा। ये है टोटल वर्क डन, और इन अदर वर्ड वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, या इसको लिख सकते हैं माइनस पी ई कोस थीटा। अब अलग अलग स्थितियां देखते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो। जैसे सबसे पहले अपने कह रहे हैं कि थीटा का मान 0 ही हो, सपोज थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे रहे, ठीक है ना, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, जैसे अभी पोजीशन ये वाली दिखाएं इसमें रहे। तो थीटा इक्वल टू 0 हो तो यहाँ देखिए यू कह लो, u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी ई कोस थीटा, माइनस पी ई कोस 0 का मान 1, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और इसी स्थिति को अपने कहते हैं स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, स्थायी साम्यावस्था, ठीक है। सेकंड आता है अपने पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब है इसको ऐसे कर दें अपने, तो थीटा 90 हो तो यहाँ देखिए u पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। इस केस में माइनस पी। थर्ड वन थीटा इक्वल टू 180 हो तो u इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस पी कोस 180, कोस 180 कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाता है पॉजिटिव में पी ई, और इसको कहते हैं अपने अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्थायी साम्यावस्था कहेंगे अपने थीटा इक्वल टू 180। थीटा इक्वल टू 180 का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए, उसको कहेंगे अपने अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन स्थितियाँ आती है अपने पास, थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 90 पर, और थीटा इक्वल टू 180 पर। वैसे देखें तो ये नेगेटिव में है, ठीक है। और परिमाण की अगर बात करें तो ये मिनिमम कह सकते हो आप 0 है, बट अगर साइन की देखें तो ये माइनस पी, ये प्लस पाई पी, और ये 0। तो ये आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स पीछे की वीडियो भी आप जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।